Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is about the meaning of fundamental rights and categories of fundamental rights. It is very important topic because questions are being asked from the fundamental rights in every competitive examination. So pay heed toward this topic, watch whole video and do not skip the video. And also do not forget to subscribe our channel if you haven't subscribed it, and also like it. So now without wasting time, let us start the topic. Fundamental rights. Fundamental rights are very important for every citizen of the India. Without fundamental rights, citizen of India can't live these suitable life. In order to make development in the life and provide, lead a successful life, fundamental rights are very important for every individual, for every citizen. Fundamental rights are included in the part 3rd of the Constitution. Fundamental rights help an individual to smooth the way, the path of the life. And without fundamental rights, there may be chaotic environment. So fundamental rights are very important for every individual. तो fundamental rights की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक के सिटीजन के लिए. फंडामेंटल राइट्स अगर ना होते तो शायद chaotic environment पैदा हो जाता, शायद क्राइम मतलब हो जाता. तो फंडामेंटल राइट्स जो है इसलिए हर एक सिटीजन के लिए बहुत ज़रूरी है. और फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक वे जो है, रास्ता जो है एक इंडिविजुअल का फ्यूचर की ओर बढ़ने के लिए, अपने मंजिल मकसूद की ओर बढ़ने के लिए, वो मंजिल मकसूद जो है उसको हम उसका रास्ता जो है उसको हमवार बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स जो है ज़िंदगी में मतलब तब्दीली लाने के लिए, मॉड्यूलेशन लाने के लिए, और अपनी ज़िंदगी का मकसद हयात जो है, अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है उसको हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है. और कायम जो है कैटिक एनवायरनमेंट जो है उसको मतलब उस चीज़ से अवॉइड करते हैं फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स जो है इनको डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अबाउट विच वी विल डिस्कस. तो फंडामेंटल राइट्स जो है उनके मतलब डील करता है पार्ट 3rd कॉन्स्टिट्यूशन का. तो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज इनटू 6 कैटेगरीज. तो हम अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे दैट व्हाट दीज कैटेगरीज आर. तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी जो है इट इज़ इंक्लूडेड फ्रॉम 14 to 18 आर्टिकल. तो राइट टू इक्वलिटी जो है 14 से 18 तक जो आर्टिकल से इनमें इंक्लूड किया गया है. तो आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 of the constitution says that the state shall not deny any person equality before law. तो अगर आर्टिकल 14 के मुताबिक हम देखें तो कोई स्टेट जो है वो डिनाई नहीं कर सकती, इनकार नहीं कर सकती. स्टेट ये नहीं कह सकती है कि ये मतलब सिटीजन जो है ये बराबर नहीं है. अगर दो सिटीजन को खड़ा कर दिया जाए लॉ के सामने, स्टेट के सामने, तो वो डिनाई नहीं कर सकती कि ये सुपीरियर है या ये इन्फीरियर है. यानी कि आर्टिकल 14 जो है इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि तमाम सिटीजन जो है वो क्या है, इक्वल है, इक्वलिटी है, मसावत है, तमाम बराबर है. तो अब रही आर्टिकल 15 की बात. तो आर्टिकल 15 जो है इट गोज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ द कलर, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा. तो पहले जो मतलब रिलीजन जो है इसकी बुनियाद पर, रेस की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, सेक्स की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर, और प्लेस ऑफ बर्थ जो उसकी बुनियाद पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो उसको अब क्या कर दिया है आर्टिकल 15 जो है इसके मुताबिक क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है. अब आर्टिकल 15 जो है हमें ये अधिकार देता है, हर एक को ये अधिकार देता है कि कोई भी सिटीज़न जो है, चाहे वो मतलब हाई कास्ट से, सुपीरियर कास्ट से बिलोंग करता हो, या मतलब कोई सिटीज़न जो मतलब पैदा हुआ हो किसी शहर में, वो जो है मतलब दूसरा सिटीज़न जो है जो माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो या इंफीरियर कास्ट से जो हो, तो उसके खिलाफ मतलब उस पर जुल्म नहीं कर सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है उनमें. तो ये चीज़ें जो है जो कलर पर, कास्ट पर, सेक्स की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था पहले, अब वो क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है. आर्टिकल 15 जो है इसके अंडर ये क्या है मेंशन करके ये चीज़ें जो है क्या कर दी गई, ख़त्म है. यानी तमाम लोग जो है, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे हिंदू मतलब रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे मतलब इस्लाम से बिलोंग करता हो, चाहे जैनिज़्म से, चाहे बुद्धिज़्म से, सब जो है वो क्या है, बराबर है. तो आर्टिकल 15 के बाद आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो आर्टिकल 15
16 जो है ये अधिकार दे देता है, ये कहता है कि हर कोई जो है उसको क्या है, हक है, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या करे, उसके पास अगर क्वालिफिकेशन हो तो वो एम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए अप्लाई कर सकता है, और वो एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब जो है वो हासिल कर सकता है। जैसे कि पहले ये ऐसा हुआ करता था कि माइनॉरिटीज़ जो है उन पर जुल्म किया जाता था, और उनको मतलब अगर वो अच्छे क्वालिफाइड भी हो तो उनको जॉब्स वगैरह जो है वो नहीं दे दिए जाते थे, अगर दे दिए भी जाते तो वो मतलब उनको अच्छे अच्छे बड़े बड़े जॉब्स जो है वो नहीं दे दिए जाते थे। तो अब ये 16 आर्टिकल जो है इसके मुताबिक क्या कर दिया गया, इसके अंडर ये मतलब सही तरह से मेंशन करके है कि ये चीज़ें जो है वो क्या कर दी गई है, हर किसी को इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए जॉब को ये जो है वो हर कोई सिटीजन जो है वो हासिल कर सकता है। तो अब रही आर्टिकल 17 की बात। आर्टिकल 17 एबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जो पहले पहले मतलब अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, जो छुआछूत हुआ करती थी, तो अब इसको क्या कर दिया गया है, आर्टिकल 17 के मुताबिक छुआछूत को क्या कर दिया गया है, छूत छात जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है। तो अब रही आर्टिकल 18 की बात। आर्टिकल 18 जो है प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम इन्फोर्सिंग एनी टाइटल मिलिट्री और एकेडमिक। तो आर्टिकल 18 जो है ये इसके अंडर ये मेंशन कर दिया गया है कि पहले जो मतलब टाइटल्स दे दिए जाते थे उनको क्या कर दिया गया, अब ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि कोई भी हिंदुस्तान का सिटीज़न जो है वो टाइटल जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी दूसरा अगर मुल्क का कोई भी मतलब रूलर उसको टाइटल दे दे तो वो टाइटल अडॉप्ट नहीं कर सकता है। ये क्या कर दिया गया है, ख़त्म। तो अब रही दूसरी कैटेगरी की बात। दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो दूसरी कैटेगरी जो है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है ये इंक्लूड है 19 से 22 तक आर्टिकल, ये जो है राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 19 जो है इट गारंटीज 6 फ्रीडम विच आर ऑफ स्पीच, expression, forming association or group or assembly, movement, residence and settling in any part of the country, and of profession, trade and business। तो अगर आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 जो है ये 6 फ्रीडम जो है वो दे देता है हर एक सिटीज़न के लिए। यानी हर एक सिटीज़न जो है उसके लिए आज़ादी है कि वो बात कह सकता है, स्पीच की मतलब आज़ादी है उसके पास, एक्सप्रेशन की, यानी वो मतलब जो भी उसके मन में हो वो जाहिर कर सकता है, बात कर सकता है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। फॉर्मिंग असेंबली या एसोसिएशन, अपनी असेंबली जो है वो बना सकता है। मूवमेंट यानी बाहर जाने का, हर किसी मतलब मुल्क में जाने का उसे अधिकार दे दिया गया है, हर एक स्टेट में जा सकता है। हाँ, कुछ जुडिशरी द्वारा ऐसे मतलब लॉज है, मतलब कुछ ऐसे रूल से कि अगर कोई किसी संगीन मतलब जुर्म में मुब्तला हो तो अगर उसके खिलाफ केस कोई दर्ज किया गया हो सुप्रीम कोर्ट में तो उससे मतलब वक़्त पर वहाँ पर हाज़िरी देने के लिए अगर उसका मतलब रखा गया हो, उसको हाजिर होना है तो उससे मतलब उसके लिए मतलब कुछ रूल से कि वो नहीं भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई अगर नॉर्मल सिटीज़न हो उसके लिए सही तरह से फ्रीडम है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो मतलब रेजिडेंस एंड सेटलिंग है इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और रेजिडेंस कहीं भी बना सकता है और कहीं भी अपना घर खरीद के मतलब वहाँ बस सकता है। ये मतलब फ्रीडम जो है ये दे देता है कौन, आर्टिकल नंबर 19। और ऑक्यूपेशन जो है, जो प्रोफेशन जो है मतलब जिस प्रोफेशन में मतलब जिस काम में इंसान के पास क्वालिटीज़ हो वो काम जो है वो कर सकता है। अगर किसी को मतलब दुकान खोलना है, किसी को अगर जूते पॉलिश करने का अच्छा जिसके पास हुनर हो तो वो जूते पॉलिश कर सकता है, वो हुनर रखता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर किसी को कटाई करनी सही तरह से आती है, कटिंग करता है, कोई नाई का काम करना चाहता है तो वो दुकान मतलब खोल सकता है और अपना काम कर सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। तो नेक्स्ट जो है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है इट सेज दैट time can make no any conviction of a person except in any case of violation of law. It also negates double punishment for the same offense। आर्टिकल 20 जो है इसके मुताबिक अगर कोई जुर्म करता है, कोई कन्विक्ट हो तो उससे अगर पुलिस मतलब हवालात भेज देते
अगर उसे या मतलब जेल में भेज दिया जाए तो उससे मतलब डबल पनिशमेंट नहीं है, ये ख़त्म कर देता है डबल पनिशमेंट को आर्टिकल 20। यानी कि अगर उससे हवालात भेजना है तो उसे वहीं पर हवालात में ही रखना है, या उससे मतलब जेल में भेज दिया गया तो जेल में ही रखना है। तो ये नहीं कि ये कहा जाए कि उसको जेल में भी रखा जाए, उधर उसमें उस पर मतलब डंडे भी बरसाया जाए ना, ये नहीं। डबल पनिशमेंट जो है वो क्या है, आर्टिकल नंबर 20 के मुताबिक, यानी इसके अंडर ये मतलब लिखा गया है कि किसी भी सिटीज़न को अगर उसने कोई क्राइम किया हो तो उसे डबल पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए उस क्राइम का, उस जुर्म का। तो अब रही आर्टिकल 21 की बात। आर्टिकल 21 होल्ड इज दैट देयर विल बी नो डिप्रिवेशन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये कहता है कि लाइफ और लिबर्टी जो है उसके लिए कोई भी मतलब डिप्रिवेशन, कोई भी मतलब सिटीजन जो है उसे लाइफ मतलब लाइफ से और लिबर्टी जो है आज़ादी जो है उससे किसी को भी मतलब महरूम नहीं रखा जा सकता है। यानी कि पहले पहले ऐसा हुआ करता था, लाइफ मतलब किसी सिटीजन की क्या कर दी जाती थी, ख़त्म कर दी जाती थी। अगर कोई मतलब बादशाह रूलर जो है उसके सामने ऊंची ज़बान में बात कर देता तो उससे क्या किया जाता, उसका मतलब इसका सर उठा दो, ये करो वो करो, उसको मतलब कलम कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, जीने का हक है हर किसी को, कोई मतलब किसी का सर नहीं उठा सकता है। और हर किसी को क्या है, लिबर्टी है। क्या है लिबर्टी? है आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन आज़ादी जो है वो आज़ादी की दूसरों की मतलब एक सिटीज़न जो है वो दूसरों के फंडामेंटल राइट जो है उनको वायलेट नहीं कर सकता है। ये नहीं कह सकता है कि मुझे आज़ादी है। हाँ, उस एक इंसान जो है वो तब तक आज़ादी एंजॉय कर सकता है जब तक वो दूसरों के मतलब फंडामेंटल राइट जो है उनको वायलेट न करे। दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट न करते हुए इंसान आज़ादी मतलब आज़ाद ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है। तो अब रही आर्टिकल 22 की बात। आर्टिकल 22 जो है, इट सेज दैट ए डिटेन्ड पर्सन शुड बी प्लेस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो ये कहता है कोई भी पर्सन जो है जिसे डिटेन किया गया हो उसे क्या किया जाए, 24 घंटों के अंदर अंदर क्या किया जाए, उसे मतलब हाजिर किया जाए। मजिस्ट्रेट जो है उसके सामने क्या कर दिया जाए, हाजिर कर दिया जाए। तो अब रही नेक्स्ट कैटेगरी जो है उसकी बात। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये इंक्लूड 23 से 24 तक। तो आर्टिकल अगर 23 की बात करें तो 23 जो है ये क्या करता है, डिक्लेयर्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार टू बी पनिशेबल ऑफेंस। ये कहता है, ये आर्टिकल जो है इसके अंदर ये लिखा गया है कि बिगार जो है वो क्या कर दिया गया है, ट्रैफिक जो है ह्यूमन बींग्स पे वो क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि पहले पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई किसी से कर्जा ले लेता, कोई अमीर से अगर कोई गरीब कर्जा ले लेता तो उसको उसका कर्जा जो है वो टाइम पर चुकाना पड़ता था। अगर वो उसका कर्जा जो है वो टाइम पर नहीं चुकाता तो वो अमीर जो है, जो लॉर्ड जो है, जो ज़मींदार जो है वो उस गरीब के मतलब लड़के को जो उसके घर में होता था उसको अपने घर ले जाता था, ज़बरदस्ती से उसे काम करा देता था और उसे कहता था कि जब तक आप मतलब हमारा कर्जा जो है वो नहीं चुकाओगे तो आपका बेटा जो है हमारे यहीं रहेगा, यहीं खाएगा, यहीं पिएगा, यहीं सोएगा और हमें यहीं क्या करेगा, काम करेगा। और जब आप हमारा कर्जा दे दोगे तब आपका लड़का जो है वापस आपके घर आ जाएगा। यानी कि फोर्सेड ये मतलब बेगार जो है ये काम किया जाता, कराया जाता था। तो अब ये क्या किया गया है, अब ये चीज़ जो है वो क्या कर दी गई, ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। ये क्या है, एक जुर्म है, इससे अब नहीं किया जा सकता है। कोई किसी से कर्जा ले ले तो उसको टाइम पर अदा किया जाए। लेकिन क्या किया जाए, उसका मतलब कोई बेटा कोई घर का फर्द हो उसको कोई भी मतलब ले जाके घर में काम नहीं करा सकता है फोर्स करके। ये तो ये कहता है आर्टिकल 23। तो अब रही आर्टिकल 24 की बात। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर हैज़ार्ड जॉब्स। तो आर्टिकल 24 जो है ये कहता है कि अगर कोई बच्चा जो है वो काम करता हो किसी भी फैक्ट्री में या माइनस या किसी और मतलब हैज़र्ड्स मतलब सेहत को तकलीफ देने वाला मतलब
जॉब अगर करता हो, कहीं भी मतलब काम करता हो, तो ये क्या कर दिया जाता है, ये मतलब ये जुर्म है। क्या है? जुर्म है। मतलब 14 साल की उम्र का लड़का जो है, बच्चा जो है, फैक्ट्रीज, माइनेस और बाकी चीज मतलब जगहों पर काम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी मतलब बच्चे का बाप जो है उसको पाया जाए कि वो अपने बच्चे को कहीं पर किसी फैक्ट्री या मतलब माइनस कहीं पे मतलब भेज देता है काम करने के लिए, तो उससे क्या कर दिया जाता है, जुडिशरी द्वारा पनिशमेंट दे दिया जाता है। यानी वही काम कर सकता है, उसी को मतलब काम करने की इजाज़त दे दी गई है जो 14 ईयर्स से ऊपर है। तो 14 साल या 14 साल की मतलब 14 साल से पहले, 14 साल से मतलब कम उम्र के लोग जो है, बच्चे जो है, वो मतलब माइनिस या फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते हैं। ये ऑफेंस करार दिया गया है आर्टिकल 24 के अंडर। ये क्या कर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिट करता है, इनकार करता है किसी भी 14 से कम साल का बच्चा जो है उसको काम करने के लिए, वो नहीं कर सकता है काम। तो रही नेक्स्ट बात, नेक्स्ट जो कैटेगरी जो है वो है अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये इंक्लूडेड 25 से 28 आर्टिकल। तो आर्टिकल 25 जो है ये कहता है देयर इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस प्रोपोगेशन एंड प्रीचिंग ऑफ एनी रिलीजन। आर्टिकल 25 जो है ये हर एक सिटीजन को ये अधिकार देता है, ये हक दे देता है कि हर एक जो है सिटीजन उसको आज़ादी है कि वो अपना मज़हब जो है उसका प्रचार कर सकता है, पाल सकता है, अपना मतलब मज़हब के डॉक्ट्रिन्स और टेनिटिस जो है उनके मुताबिक, उन उसूलों के मुताबिक अपना मज़हब जो है उसका क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है और पूजा कर सकता है। एंड प्रीचिंग अपनी रिलीजन, और प्रीच कर सकता है, तबलीग दे सकता है अपने मतलब मज़हब के मुताबिक। तो रही अब नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 26 की बात। तो अगर हम आर्टिकल 26 जो है इसकी अगर हम बात करें तो आर्टिकल 26 जो है गिव्स फ्रीडम टू सेट ऑफ एंड मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। आर्टिकल 26 जो है हर किसी को आज़ादी देता है कि हर कोई जो है मैनेज कर सकता है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है, इदारे जो है यानी वो खोल सकता है हर कोई, और वहाँ पर प्रीचिंग कर सकता है। हर किसी को हक की मतलब कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप कर सकता है, बना सकता है। तो अब रही आर्टिकल 27 की बात। तो आर्टिकल 27 जो है इट प्रोहिबिट्स टैक्सेस ऑन द रिलीजियस ग्राउंड्स। तो रिलीजियस ग्राउंड्स पे, रिलीजियस की बुनियाद पर जो टैक्सेस यानी जो टैक्सेस लगाई जाती हैं उनको क्या कर देता है आर्टिकल 27 ख़त्म कर देता है। जैसे कि पहले मज़हब के नाम पर जजिया टैक्स जो लगाई गई थी, ये इन चीज़ों को क्या कर देता है आर्टिकल 27 ख़त्म कर देता है। तो मज़हब की बुनियाद पर कोई भी मतलब मज़हब की के ग्राउंड्स पे कोई भी मतलब ये टैक्स वगैरह जो है वो नहीं लगा सकता है। तो रही अब आर्टिकल 28 की बात। तो आर्टिकल 28 जो है इट निगेट्स एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन इंस्टीट्यूशन इज मेंटेन्ड होली बाय स्टेट फंड्स। ये निगेट करता है यानी इनकार कर देता है यानी कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है मतलब कोई भी मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कोई भी नहीं दे सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो इंस्टीट्यूशन मेंटेन की गई है पूरी तरह स्टेट फंड से, यानी पूरा अपना फंड लगा के स्टेट ने क्या कर दिया हो, बनाया हो, मेंटेन किया हो, उस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं कराई जा सकती है। तो अब रही नेक्स्ट जो है कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी जो है यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो है दीज आर इंक्लूडेड इन 29 एंड 30 आर्टिकल। तो आर्टिकल नंबर 29 ensures to the minorities the right to have distinct language, script और कल्चर ऑफ देयर ओन। तो आर्टिकल 29 जो है ये हर किसी मतलब माइनॉरिटी जो है उसको यकीन दहानी कराता है कि हर किसी को क्या हो, डिस्टिंक्ट यानी खास अपनी क्या हो, अपनी अपनी लैंग्वेज हो, यानी उससे कोई भी मतलब रद्द नहीं कर सकता है, उससे कोई भी मतलब ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर सकता है।
और हर एक माइनॉरिटी जो है उसको हक है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट रखने के लिए, अपने कल्चर को मतलब जिंदा रखने के लिए। तो आर्टिकल 29 के मुताबिक किसी भी माइनॉरिटी का कल्चर जो है वो ख़त्म नहीं किया कराया जा सकता है, उससे पूरी इम्पोर्टेंस दे दी जानी चाहिए कि हर कोई सिटीज़न जो है, हर कोई माइनॉरिटी का सिटीज़न जो है वो अपने मतलब कल्चर जो है, लैंग्वेज जो है उसे फ़रोग दे सकें। अब रही आर्टिकल 30 की बात। आर्टिकल 30 इंश्योर द माइनॉरिटीज राइट टू एस्टेब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हर एक मतलब माइनॉरिटी जो है उसके पास हक है कि वो क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो तालीम को क्या करने के लिए, जारी रखने के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो हर कोई माइनॉरिटी जो है वो क्या कर सकती है, इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या कर सकती है, मतलब कायम कर सकती है। तो अब रही नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 6th कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी जो है ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये जो है ये राइट जो है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 gives the responsibility of enforcing fundamental rights to the Supreme Court and High Court। आर्टिकल 22 और 226 जो है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ये एक जिम्मेदारी दे देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इन्फोर्स करने के लिए, फंडामेंटल राइट जो है इनको मतलब प्रोमलगेट करने के लिए, लागू करने के लिए सिटीजन्स पर। और ये क्या है, आर्टिकल 32 is very important article and it is also called is the soul of the fundamental rights। आर्टिकल 32 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है और इसे सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा गया है। दिस आर्टिकल empowers the Supreme Court to issue writs for the enforcement of the fundamental rights। ये आर्टिकल जो आर्टिकल 32 जो है ये पावर दे देता है सुप्रीम कोर्ट को इश्यू करने के लिए रिट्स, ताकि इन्फोर्स किया जाए, लागू किया जाए किसको, फंडामेंटल राइट्स को। तो ये क्या है, बहुत जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ए पर्सन हुज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड बाय द स्टेट और बाय द गवर्नमेंट कैन गो और कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द वायलेटर। तो इसके मुताबिक आर्टिकल 32 के मुताबिक एक सिटीजन जिसके राइट्स वायलेट किए गए हों, अगर कोई उसके राइट्स को वायलेट करता है तो वो सिटीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है उस वायलेटर के खिलाफ। So this was today's our topic। I hope that it will prove helpful to you। If you consider it helpful, if it proves beneficial to you, do not skip the video, watch whole video and like and subscribe our channel। Now we will meet next time with the next video। By then, Allah Hafiz, well victory।